नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रमनिका गुप्ता द्वारा लिखित आत्मकथा हाथ से इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। आत्मकथा हाथ से और आप हुदरी पर रमनिका गुप्ता की मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो सिर्फ ऑडियो था। तो ऑडियो होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बता दिया कि मैडम आप फेस टू फेस अगर वो आत्मकथा का विवेचन करती तो और अच्छा होता। इस कारण मैं दोबारा इस विषय को लेकर वीडियो बना रही हूँ और इस विषय पर वीडियो बनाने का खास उद्देश्य ये है कि रमनिका गुप्ता की आत्मकथा का दूसरा खंड नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी आत्मकथा है। आत्मकथा का पहला खंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका शीर्षक है हाथ से। हाथ से आत्मकथा के शीर्षक का अर्थ एवं सार्थकता देखना बहुत ज़रूरी है। शीर्षक यह पाठक की नज़र में पहले आता है और शीर्षक के बाद पाठक उस आत्मकथा को पढ़ता है या रचना पढ़ता है। आत्मकथा पढ़ते समय पाठक को शीर्षक जो है, पाठक निरंतर शीर्षक को ढूंढते रहता है कि आत्मकथा को या किसी भी रचना को अगर शीर्षक दिया है तो वह शीर्षक है कितना सार्थक बैठता है। आत्मकथा पढ़ना पूरा होने के बाद शीर्षक के अनुरूप आत्मकथा की कथा लगी तो वह सार्थकता या मन को वह हमें मोह लेती है या हमारे मन को मान लेती है और आत्मकथा में जो अपना स्थान निर्माण करती है, अन्यथा पाठक नाराज हो सकता है। शीर्षक की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब पाठक के मन मस्तिष्क तक वह आत्मकथा का कथानक किया हो, उसका जो वर्ण विषय है वो पहुंच जाता है। आत्मकथा का शीर्षक सटीक और कथा के अनुरूप होना चाहिए। अब हाथ से यह शब्द बहुवचनी शब्द है। इसका एक वचनी शब्द होता है हादसा। हादसा का शब्दशः अगर अर्थ देखा जाए तो आपदा, कोई दुर्घटना या बुरी घटना या कोई विपदा, ऐसा इसका शब्दशः अर्थ होता है। लेखिका के जीवन में जब हम आत्मकथा पढ़ते हैं तो ऐसे हादसों की कमी नहीं थी। बहुत सारी दुर्घटना, विपदाएं, संकट, समस्याएं उनके सामने हमेशा खड़ी होती थी। इस कारण हो सकता है कि लेखिका ने इस आत्मकथा के पहले खंड को हाथ से ये नाम दिया है। अब हाथ से इस आत्मकथा को हम देखेंगे, उसके कथा वस्तु को देखेंगे। कथा वस्तु की शुरुआत इस तरह करेंगे कि जैसे ये आत्मकथा का पहला खंड है, ऐसा मैंने कहा, जो 2005 में प्रकाशित ये पुस्तक राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली से हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथात्मक ये पुस्तक है और लेखिका ने अपने जीवन में आए हादसों का या दुर्घटनाओं का वर्णन इसमें किया हुआ है। ये पहला खंड है। दूसरा खंड उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी। हाथ से आत्मकथा का संक्षिप्त भाग हरिवंश जी ने अग्नि दिशा के नाम से प्रभात खबर पटना से उसका धारावाहिक रूप में प्रकाशन किया था या धारावाहिक रूप में उसको छापा था। इस आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है इनकाउंटर्स नाम से और ये शीर्षक है, इनकाउंटर्स नाम या शीर्षक है अंग्रेजी अनुवाद का, जिसका लोकार्पण पाकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने 4 जुलाई 2016 को किया था। लोकार्पण समारोह के बारे में जनसत्ता दैनिक पत्र में लेखिका ने इस आत्मकथा के बारे में एक विस्तृत लेख भी छपवाया था या लेख भी लिखा था। तत्कालीन समय में जब प्रकाशन हुआ, तत्कालीन समय में लेखिका ने ये अपने आत्मकथा के बारे में अनुसंधान पर किया। जो बातें लगती है उनको, आत्मकथा आने के बाद बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, घर वालों ने इसका विरोध भी किया था, आत्मकथा छपवाना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने साहसिकता के साथ, निडरता के साथ अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। वैसे अभी वर्तमान में रमनिका गुप्ता जी हमारे साथ नहीं हैं। रमनिका गुप्ता की आत्मकथा इनकाउंटर्स को मुठभेड़ों की एक शंका भी बताया गया है। हम अपने आसपास के कई लोगों से मिलते हैं और उनके जीवन के अक्स को या उनके जीवन के रहन सहन को देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। लेखिका का जो मुख्य सरोकार है वो सरोकार ये है कि आदिवासी जीवन में वह रही है, जिसकी समृद्ध परंपरा में लेखन के जरिए और अपने कार्य के जरिए उन्होंने जो काम किए हैं वही पुस्तक में आए हुए हैं। अर्थात इस आत्मकथा को अब हम अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं
और हिंदी भाषा के साथ साथ बोलने वालों की संख्या अधिक होने के कारण इस आत्मकथा की यह बड़ी उपलब्धि है कि वह एक अंग्रेज़ी भाषा में अनुवादित हुई है। इस आत्मकथा के या अनुवादित जो पुस्तक के लोकार्पण में उपस्थित अंग्रेज़ी कवित्री जो सुकृता पॉल ने इस आत्मकथा को सच्ची कहानियों का संग्रह बताया है। आत्मकथा में यदि लेखिका खुद को कोयले की रानी, पानी की रानी बताती तो इसके पीछे कुछ तथ्य हैं और तथ्य यह है कि उन्होंने झारखंड के आदिवासी लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और झारखंड में स्थित बहुत सारे कोयले खदानों में या वहाँ पर कारखानों में या पानी के लिए जो संघर्ष होता था, कोयलों के लिए जो संघर्ष होता था या मजदूरी के लिए संघर्ष होता था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। उनका अपना जो जीवन संघर्ष है, लेखिका के जीवन में आए हादसों का बड़ी हिम्मत से सामना करना और वो जुझारू रूप से करना, रमणीका ने आत्मकथा अत्यंत साहस के साथ लिखी है। यह लिखने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है, निडरता की आवश्यकता होती है। वैसे इस आत्मकथा में उनका आत्म परिचय थोड़ा कम आता है, लेकिन उनकी जो दूसरी आत्मकथा है आप खुदरी, उसमें उनका आत्म परिचय आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन, स्वयं के जीवन के कटु सत्य जो अनुभव हैं, राजनीति के संबंध में, समाज सुधार के संबंध में उन्होंने जो जो कार्य किए, आंदोलन के, भारत आज़ादी के पूर्व की स्थिति, ये सब इस आत्मकथा के पहले खंड में आता है। इनके इस आत्मकथा के मल पृष्ठ पर यह कहा गया है कि इस आत्मकथा को स्त्री के अपने चुनाव की कहानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ स्त्री अपने निर्णय स्वयं ले रही है। अर्थात यह आत्मकथा एक ऐसे स्त्री की है जो अपना चुनाव स्वयं करती है, चाहे वह चुनाव शादी का हो, परिवार का हो, अपने कार्य का हो, किस क्षेत्र में करना है उस कार्य का हो, या किस मार्ग पर चलना है उस मार्ग का हो या रास्तों का हो, वह स्वयं अपना रास्ता चुनती है, जिसमें वह सामंती दुहेपन पर प्रहार करती है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उस पर प्रहार करती है, परिवार का विरोध सहकर एक क्षत्रिय राजपूत परिवार छोड़कर अलग जाति वाले के साथ वह विवाह करती है। अंतरजातीय विवाह भी, मतलब वो बोलने के लिए बोलती नहीं, उनका आचरण ही उनकी आत्मकथा में आया हुआ है। उन्होंने जैसे जिया वैसे आत्मकथा में लिखा हुआ है। लेखिका का संघर्षमय जीवन जब हम यहाँ पढ़ते हैं और इसके साथ तत्कालीन बिहार या झारखंड समेत के किसान, आदिवासी, मजदूर, स्त्री वर्ग, सभी की कामगार वर्ग, इन सभी की गाथा हमें इस आत्मकथा में चित्रित हुई दिखाई देती है, जिसमें आदिवासी लोगों का चित्रण है, कामगार लोगों का चित्रण है। लेखिका का एक सामान्य स्त्री से लेकर एक विधानसभा की सदस्य होने तक का विकासात्मक जो इतिहास है वह इसमें आया हुआ है, जिसमें राजनीतिक जीवन है, मजदूर कामगारों का जीवन है, उनके अधिकारों की लड़ाई वह लड़ती है। इस आत्मकथा को हम इतिहास के रूप में भी पढ़ सकते हैं। झारखंड समेत जो बिहार झारखंड समेत जो इतिहास रहा है मजदूर लोगों का, तत्कालीन समय के आंदोलनों का, तो वो इतिहास भी हम इस आत्मकथा में पढ़ता है। बिहार झारखंड मजदूर वर्ग की संघर्ष की गाथा भी इसमें हमें मिलती है। साथ ही तत्कालीन राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही थी, बिहार शासन यंत्रणा जिसमें कामकाज भी हम पढ़ सकते हैं, निरंतर चलने वाली मजदूरों की और कामगारों की अधिकारों की लड़ाई जिसका नेतृत्व करती है रमणीका गुप्ता जी, और क्रांति भी इस आत्मकथा में हम देखते हैं कि रमणीका गुप्ता ने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, खासकर निम्न जो तबके के लोग हैं उन तबके के लोगों के लिए इन्होंने अपना संघर्ष किया, और जो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है, पूर्णत्व की ओर ले जाने वाला ये उनका योगदान है। लेखिका ने अपनी आत्मकथा को, इस खंड को 4 भागों में विभाजित किया है। एक है हादसे, दूसरे है कोयला खदानों का संघर्ष, तीसरा है 1973 में खदानों का राष्ट्रीयकरण, चौथा है बिहार विधान परिषद या विधानसभा के उठे विवाद जिसमें राजनीतिक संस्मरण एवं निष्कर्ष, इस शीर्षक से उन्होंने जो 4 शीर्षक दिए हैं इस आत्मकथा में। इन मुख्य 4 भागों में विभाजित करके इन्होंने छोटे छोटे उपशीर्षक भी इस आत्मकथा में दिए हैं और अपने संघर्षमय जीवन को समाज परिवेश के साथ चित्रित किया है।
जिस तरह उनकी आत्मकथा का दूसरा खंड पाठक के मन में उत्सुकता जगाता है, वैसे यह भी खंड आत्मकथा पढ़ने वालों को बांध कर रखता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। किंतु अंत में लेखिका के जीवन को पूरी तरह न जान पाने का दुख भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और दूसरा खंड जो आप उधरी हमें पढ़ना आवश्यक लगता है, अर्थात यह दोनों आत्मकथाएं पढ़कर भी पाठक के मन में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। रमणीका गुप्ता के जीवन कथा एक पानी से भरे कुएं की भांति है। जितना पानी निकालो उतना प्यास और बढ़ती है और प्यास नहीं बुझा पाते हम, किंतु वहाँ का पानी समाप्त नहीं होने वाला नहीं है। आत्मकथा में लेखिका ने अपने राजनीतिक जो कार्य है उनका लेखा जोखा बताया है, जिसमें लेखिका बचपन से किस तरह विद्रोह रही है, आर्य समाज का उस पर ज़्यादा प्रभाव रही है, विद्रोही कदम उठाती है घर से ही, और एक बुरी लड़की के तरह उनका चरित्र उसमें आता है। सब लोग उसको बुरी लड़की कहते रहते हैं। जैसे घर की परंपराओं को तोड़ने की बात आती है, जिसमें वह पर्दा करने से या घूंघट लेने से इनकार कर देती है, बेझिझक अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को अपना मत उनके सामने रख देती है, इनकार कर देती है। जैसे उसको अगर खेलना है, कूदना है, अच्छा लगता है, तो लेखिका वही करती है जो वह करना चाहती है। हालांकि उस समय में लड़का लड़की में भेद होता था और लड़कियों ने कुछ दायरों में रहकर खेल खेलने चाहिए, लड़कों ने कुछ खेल खेलने चाहिए, ये मर्यादाएं होती थी। लेकिन इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए लेखिका ने इसका पालन नहीं किया और उनको जो अच्छा लगता है वही खेल उन्होंने खेले हैं। हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जिसमें वह दब कर रहे, सबकी आज्ञा मानने वाली रहे, संस्कारों में रहे, ऐसी बात बोली जाए। जैसे धीरे धीरे बोलना हो, कपड़े पूरे पहनना हो, सिर ढककर बाहर निकालना हो, या लड़के जिस तरह के खेल खेलते हैं, पेड़ पर चढ़ना, उछल कूद करना, गिल्ली डंडा खेलना, ये सब खेल रमणीका गुप्ता ने लड़कों वाले भी खेले हैं। तो लड़कों वाले खेल खेलते समय या लड़कियों वाले खेल अलग होते हैं, ये उनको जब समझ में आता है तो वो लड़कों वाले खेल खेलती है। लेकिन छोटी सी ये जो रमना है सभी खेल खेलती थी और लड़का लड़की के खेलों में वह अंतर नहीं मानती थी। इसी कारण घर के लोग सब उसके इस व्यवहार से हमेशा नाराज रहते थे, हमेशा नाखुश रहते थे। इसी कारण हो सकता है कि लेखिका को बुरी लड़की ये नाम दिया गया था। भारत आज़ादी के पूर्व या भारत स्वतंत्र होने के पूर्व और बाद में उन दिनों में बहुत लोगों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे फसाद होते थे। उन दंगों में कुछ लोगों को अपनी अपनी इच्छा की रोटी सेकना पड़ता था, मजबूरी ऐसी थी। कुछ लोग धर्म का साथ देते थे, कुछ लोग देश का साथ देते थे और कुछ लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को कैद कर लेते थे। ऐसा बड़े बड़े सामंती लोग, जमींदार वर्ग वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग करते थे। जो मुस्लिम धर्म की लड़कियों को कैद करके रखा जाता था, ज़बरदस्ती धर्मांतर किया जाता था। लेखिका ने बेझिझक कैद करने वाले पुरुषों की एक कार्यक्रम में पोल खोल दी थी। एक बड़ी सभा में मंच पर जाकर सबके सामने सामंतवादी पुरुषों को उन्होंने नीचा दिखाया था और कहा था कि इन्हीं लोगों ने अपने अपने घरों में न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियों को कैद करके रखा है। लेखिका शादी के बाद अपने पति से दूर रहकर कोयला खदानों के मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। कभी कभी उनका ये सच बोलना भी उनको बहुत भारी पड़ जाता है। यह लड़ाई लड़ते समय उन पर जानलेवा हमले भी होते हैं। विरोधी गुटों या विरोधी लोगों के द्वारा या ठेकेदारों के द्वारा उनको मारने की कोशिश भी की जाती है। जान लेने की या मारने की नाकामयाब कोशिश भी बार बार की जाती है। यह भी उनके जीवन में आने वाली एक तरह से हादसे ही है। लेखिका के साथ मजदूर संगठना थी, इस कारण उनके जान को कुछ भी नहीं होता है। यह सत्य और मजदूरों के अधिकार की लड़ाई थी। लेखिका अपने लिए नहीं तो ये गरीब, किसान, मजदूर, दलित, स्त्री वर्ग, इनके लिए संघर्ष करती है। इस आत्मकथा में लेखिका ने जो जीवन संघर्ष बताया है या जीवन संघर्ष चित्रित किया है, एक तरह से राजनीति भरा जीवन है उनका।
राजनीति जीवन में सभी घटनाओं का जिक्र है, जैसे हड़तालें हो, आंदोलन हो, अनशन हो, नारेबाजी हो, ये सब उसमें आया है। और मजदूरों के अधिकारों की मांग इन्हीं कार्यों से होती थी, जिसमें राजनीतिक शोषण भी उनका होता है। कच्छ की यात्रा में वह अपने साथ कुसुम नामक एक स्त्री को लेकर सभी पुरुषों के साथ यात्रा वह करती है। ये कितना साहस का कार्य था। यह आत्मकथा पढ़ने के बाद समझ में आता है कि सभी पुरुषों में यह ऐसी स्त्री जो बिना डरे सबके साथ यात्रा कर लेती है। यात्रा के समय स्त्री होने के नाते उनको बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, फिर भी अंत तक वह यात्रा पूरी कर लेती है और अपनी हिम्मत नहीं हारती। मांडू के चुनाव में 700 वोट से वह हार जाती है। इस चुनाव के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। इस आत्मकथा में लेखिका के जीवन संघर्ष के साथ साथ तत्कालीन बिहार शासन व्यवस्था, कांग्रेस पार्टी सरकार, विरोधी पार्टियां, साजिशें, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण की बातें या उनका जो संघर्ष है, बिहारी जो कोलियरी कामगार यूनियन का बदलता कार्यभार आदि घटनाओं पर यहाँ पर लेखिका ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। बहुत सारी घटनाओं की बनती बिगड़ती परिस्थितियों का वर्णन इसमें आता है। एक निरंतर चलने वाली लंबी लड़ाई मजदूरों के लिए लेखिका के नेतृत्व में किस तरह लड़ी गई है, इसका पूरा सविस्तार चित्रण उन्होंने किया है। वैसे इस आत्मकथा में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश भी आया है, जिसमें लेखिका का समाज कार्य भी है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के सत्ताधारी और मक्तेदारी का वर्णन भी है। यह आत्मकथा बिहार के कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास है, हम इसमें पढ़ते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव ने इस आत्मकथा को अपराजय संघर्ष कथा कहा है। अपराजय संघर्ष कथा कहा है। दूसरे शब्द में उन्होंने स्त्री के अपने चुनाव की कहानी भी कहा है। इस आत्मकथा को एक अबला का परत दर परत अपने को छिलते जाने का जो क्रम है और सबला के अधिकार की जो प्रक्रिया है उसमें डूबते जाने का कार्य है, ये हम देखते हैं। हालांकि यहाँ ये इस खंड में यह एक औरत की नहीं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता की कहानी अधिक हमें लगती है। लेखिका ने अपनी इस आत्मकथा में मुख्य घटनाओं को वर्णन किया है। वैसे उनके जीवन में हादसों की कभी कमी नहीं रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग हादसे उनके जीवन में आते थे। पारिवारिक हादसे, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और राजनीति क्षेत्र में आने वाले हादसे, कोयला खदानों में काम करते समय या उनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय होने वाले हादसे, मजदूरों की लड़ाई के कारण होने वाले बहुत सारे हादसे उनके जीवन में आते हैं। लेखिका इस बारे में लिखती है कि घटनाएं तो बहुत घटती हैं, हादसे भी कभी कम नहीं झेले, पर उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ जहाँ मुझे विपरीत निर्णय लेने पड़े और मैंने आंदोलनों को दिशा दी। ये उनका अपना वाक्य है या पंक्तियाँ हैं। आजकल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है आदि का नशा व्यक्ति को लगा हुआ है ना। लेकिन तत्कालीन समय में यह नशा नहीं था लेखिका के मन में। ये नशा जो आजकल सोशल मीडिया का लगा हुआ है, ये नशा छूटता नहीं है, लेकिन लेखिका को उस बात का नशा लगा था जो राजनीति में मजदूरों के हक के लिए, दलितों के हक के लिए, आदिवासी लोगों के हक के लिए कार्य करने के लिए वह एक तरह से नशे में डूब जाती है। और वैसे ही लेखिका की आत्मकथा पढ़ते समय हम भी एक तरह से नशे में डूब जाते हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी ये आत्मकथा हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, हमें एक प्रेरणा देती है। और रमणीका जी की व्यक्तिगत गाथा नहीं है ये, बल्कि उनके हजारों लोगों की, उनका इतिहास है ये, दलितों का, मजदूरों का और कोयला खदानों में कार्य करने वाले कामगारों का, उनका अदम्य हौसला, संघर्ष इसमें आया हुआ है। यह लेखिका की अकेले की कथा तो बिल्कुल नहीं है। लेखिका के जीवन के साथ तमाम मजदूर वर्ग था, आदिवासी वर्ग था, गरीब दीन दलित वर्ग था, उनकी महिलाओं का वर्णन है इसमें। तत्कालीन बिहारी राजनीति जो थी उस
तत्कालीन व्यवस्था का चित्रण इसमें है। इस आत्मकथा के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणियाँ लिखी हैं, जिसमें एक टिप्पणी बहुत ही उल्लेखनीय है। रामचंद्र तिवारी जी ने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इसमें यह कहा है कि निश्चित ही इस कृति को हर तरह की रूढ़ियों को तोड़ने वाली एक विद्रोही महिला की आत्मगाथा कहा जा सकता है। यह बात सो आने सच है कि लेखिका ने हर प्रकार की रूढ़ियों को, परंपराओं को नकारा है, तोड़ा है। जैसा उन्होंने जिया है वैसे आत्मकथा में लिखा है। अब यह जो आत्मकथा है थोड़ा सा हमें उनके सामाजिक कार्य को लेकर आई हुई दिखाई देती है, राजनीतिक कार्य को आई हुई लेकिन उनका आत्म तत्व या उनके व्यक्तिगत जीवन को हम उनके दूसरे खंड में देखते हैं या दूसरे खंड में पढ़ते हैं कि आखिर वह अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसे थी। तो इस आत्मकथा के कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष इस तरह है, लेखिका के निजी जीवन के साथ कोयला खदानों में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग का संघर्षमय जीवन चित्रण इस आत्मकथा में चित्रित हुआ है। लेखिका का सर्वसामान्य स्त्री से लेकर एक विधान परिषद की सदस्य होने तक की जो यात्रा है उनकी, उस यात्रा का वर्णन इसमें आया है। तत्कालीन बिहार, जो झारखंड सहित के राजनीतिक स्थिति का लेखा जोखा भी हमें मिलता है। स्त्री विषयक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह आत्मकथा है। स्त्री मुक्ति का प्रखर उदाहरण यह आत्मकथा है। आदिवासी और दलित स्त्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ना, यह हम लेखिका का इस आत्मकथा में पढ़ते हैं। एक निडर, साहसी, विचार और व्यवहार से मुक्त नारी के जीवन की संघर्ष की यह गाथा है। आज़ादी के दिनों का वर्णन और सामाजिक राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन हमें इस आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यह आत्मकथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को यह आत्मकथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।